एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे आरव और आरव के डैड जिया को अपने गोद में लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से जिया बेहोश हो चुकी थी। तभी आरव के डैड पूछते हैं, एक मिनट, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो अकेले आने वाले थे ना। तुम बोले थे कि तुम यहाँ पर आकर अपनी शादी की सारी बातें बताओगे, लेकिन तुम तो इस लड़की के साथ आए हो। तुम कहीं इसी लड़की से तो शादी नहीं करने वाले? अब इतना सुनते ही आरव जोर से चिल्लाकर कहता है, डैड मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। उसके डैड को सुन के शौक लग जाता है और वो बोलते हैं, क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो? इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला। ये तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। तुम बचपन में भी खाना खाते वक्त दाल गिरा देते थे। आरव बोलता है, क्या सीरियसली आप पागल हो गए हैं क्या? ये कोई जगह है मेरी बचपन की बात करने की? तभी पीछे से दादी माँ कहती हैं, अरे यार तुम लोग वहाँ पे लड़ो मत, मेरी पति की मौत हो जाएगी। उनका ऐसे भी सर दुख रहा है, तुम लोग सर पे क्या किए हो? जल्दी से यहाँ पे लाओ, मैं बिस्तर बिछा रही हूँ। और उसके बाद वहाँ पे दादी माँ तुरंत बिस्तर बिछा कर एक फैन लगा देती हैं, जिसके वजह से जिया को थोड़ी सी राहत मिलती है। अब तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब चेकअप के बाद बोलते हैं कि जिया बेहोश नहीं हुई है, उसे कमजोरी हो गई है। वो बहुत ज्यादा धूप में काम की है जिसकी उसे आदत नहीं है। आरव के डैड बोलते हैं कि तुमने आखिर इससे क्या कराया? एक तो तुम पराई लड़की को यहाँ पे लेकर आए, कल को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तभी पीछे से उसकी दादी माँ बोलती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ना उससे फसल काटने के लिए बोलता और ना ये सब होता। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं अम्मा, ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अब रात हो जाता है जहाँ पे आरव अपने घर पे पहुँचता है और वो जब अपनी बहनों को बताता है कि वो असल में शादी नहीं कर रहा है, वो बस शादी का नाटक कर रहा है, तो ये सुन के तो उनकी बहनें एकदम भौचक्का रह जाती हैं और वो बोलती हैं, क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो? ये तो बिल्कुल एकदम टीवी सीरियल की तरह हो गया। वैसे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें खरीद भी ली हैं, स्पेशली भाभी के लिए तो पर्सनली शॉपिंग किया है। तभी वहाँ पे आरव की मम्मी आती हैं और दोस्तों आरव की मम्मी तो देखने में खुद एक लड़की सी लग रही हैं। मतलब उनके अंदर से वो लड़की वाली वाइब नहीं आ रही है, वो औरत वाली वाइब नहीं आ रही है। खैर अब आरव की मम्मी बोलती हैं, बेटा तुम जाओ अपने दादी के घर और उस लड़की का ध्यान रखो। पापा की चिंता मत करो, हम पापा को मना लेंगे। पापा कितना दिन गुस्सा रहेंगे? मुश्किल से मुश्किल 24 घंटा या 48 घंटा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। अब आरव अपने दादी माँ के घर पे पहुँचता है जहाँ पे उसकी दादी बोलती हैं, बेटा उसे डिस्टर्ब मत करना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे सो रही है तो उसको बिना जगाए बगल में जाकर सो जाना। ये सुनने के बाद आरव सीधा गुड नाइट बोलकर ऊपर पहुंच जाता है और वो जैसे ही गेट को खोलता है उसकी तो गले में ही जुबान अटक जाती है, क्योंकि वो ये सोच के हैरान था कि आज वो जिया के बगल में सोने वाला है। मतलब देखा जाए तो एक लड़का लड़की के लिए अचानक से एक साथ सोना बहुत बड़ी बात होती है। आरव कैसे कैसे हिम्मत जुटाते हुए उसके बगल में जाकर लेटता है। तभी जिया की आंख खुल जाती है और वो उठ के बैठ के बोलती है, ये क्या हो रहा है? तो आरव उसे सफाई देते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। बेसिकली तुम सो रही थी क्योंकि तुम दोपहर में बेहोश हो चुकी थी और मैं घर पे जाकर माफ़ी मांग आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। जिया बोलती है, क्या तुम माफ़ी मांग आए? मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए था लेकिन मैं नहीं जा पाई। आरव कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी इसी बीच बाहर से मेडिकों की आवाज़ आने लगती है। ये सुन के जिया बोलती है, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? तो आरव बोलता है, बिल्कुल जा सकते हैं। और उसके बाद वो लोग हैंग आउट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी जिया पूछती है, वैसे जीरो एक बात बताओ, जब हम दोपहर में बेहोश हो गए थे तो क्या तुमने मुझे अपने गोद में उठाया था? आरव बोलता है, हाँ मैंने ही तुम्हें गोद में उठाया था। तो ये सुन के जिया थोड़ा सा शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे गोद में उठाने की। लेकिन तभी एक मेढक जिया के खोपड़ी पे आकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाती है और आरव के बाहों में गिर जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है ना, एकदम अनबिलीवेबल। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी सीन का थंबनेल ले लूँ ताकि देखने के बाद अच्छा लगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। कसम से ये सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। अब जिया जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है उसको उतना ही अच्छा लगने लगता है। वो आरव से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ये बिताया हुआ पल कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। इस चांदनी रात में इस चीज को देखना कितना ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वो लोग बात करते करते खेत के उस पार पहुंच जाते हैं जहाँ पे आरव भी उससे कुछ बोलने लगता है। वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा।
और तुमने मुझे वो जो पत्थर वाला मेढक दिया था, मैं उसे अपने टीवी के सामने सजा के रखा हूँ। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो तुम्हारी याद आ जाती है। अब ये सब सुनने के बाद जिया को तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है और तभी यहाँ पे दोस्तों रोमांटिक सा सीन बनने लगता है। अचानक से हवाएं तेज होने लगती हैं और दोनों लोगों की सांसें भी बढ़ने लगती हैं और हवा के कारण इनकी जुल्फें जो लहरा रही थी ना, आय हाय हाय हाय, क्या ही कहना। तभी आरफ कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर जिया से कहता है, जिया मैं तुमसे तभी बहुत सारे मेढक आवाज करने लगते हैं जिसके वजह से आरफ अपने बातों को कंप्लीट नहीं कर पाता और उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि ज़्यादा रात हो गया है तो उन लोग को वहाँ से चलना चाहिए और उसके बाद वो लोग आकर अपने घर में सो जाते हैं। अगली सुबह जिया उठकर यही सोच रही थी कि आरफ मुझसे क्या कहने वाला था। काश मुझे पता चल जाता कि आरफ मुझसे कहना क्या चाहता था। खैर अब वो वहाँ से नीचे जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात दादी माँ से होती है। दादी माँ कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। और जब वो फ्रेश हो रही थी तभी उसके पीछे आरफ चला आता है और वो लोग पहली बार सुबह सुबह एकदम कपल की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। जिया का तो सारा ध्यान आरफ के बाल पे था क्योंकि पता नहीं क्यों जिया को आरफ का बाल पसंद आने लगा था। खैर वो लोग खा पी के आधा घंटा में रेडी हो जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी दादी माँ बोलती हैं, बेटी तुम मत जाओ, तुमसे दिल लग गया है मेरा, तुम छोड़ के जा रही हो बस एक दिन में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आरफ बोलता है, दादी माँ मुझे जाना होगा वरना हम लोगों को लेट हो जाएगा। उसके बाद आरफ जिया को लेकर एक लंबी सुनसान सड़क पर पैदल चलने लगता है। आरफ कहता है, क्या तुम पक्का रेडी हो मेरे घर जाने के लिए? क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 2 किलोमीटर और हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। ये सुन के जिया एक बार में ही रेडी हो जाती है और बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब तक तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ी नहीं मांगूंगी मुझे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और इसी बीच जिया का ध्यान वापस से आरफ के बालों पे जाता है और वो सोचती है, इसके बाल कितने घने हैं, इसके अंदर हाथ डालने में कितना मजा आएगा। खैर अब फाइनली जिया आरफ के घर पे पहुंच जाती है जहां पे आरफ की फैमिली देखकर एकदम शॉक, क्योंकि जिया इतनी प्यारी जो है। जिया उन लोगों से माफी मांगती है, बोलती है कि आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई। तो ये सुन के आरफ की मम्मी बोलती हैं, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? अगर आरफ तुमको परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं आरफ की बैंड बजाऊंगी। जिया बोलती है, वो सब तो ठीक है लेकिन हम अंकल जी को खोज रहे हैं, क्या आरफ के डैड मिल सकते हैं? मुझे उनसे पर्सनली माफी मांगना है। तो ये सुन के आरफ की सिस्टर बोलती है, थोड़ा मुझे माफ़ कर देना लेकिन वो ड्यूटी पर जा चुके हैं। तभी आरफ की मम्मी बोलती हैं, अरे बेटा तुम उनकी चिंता मत करो, वो ऐसे भी बच्चों से ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह पाते, वो खुद ही तुम्हें माफ़ कर देंगे। वैसे आरफ तुम एक बात बताओ, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट आज रात की है ना, तब तक तुम इसे पूरा गाँव क्यों नहीं घुमा देते? जिया बोलती है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। लेकिन उसके बावजूद फैमिली की प्रेशर की वजह से आरफ उसे अपनी खटारे से गाड़ी में बैठाकर उसे गांव घुमाने के लिए ले जाता है। आरफ का गांव बड़ा ही अच्छा था, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की हरियाली और यहाँ की हवाएं और यहाँ की मौसमें, वाह वाह वाह, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब दोस्तों इसका गांव देखने के बाद तो मुझे भी जाने का मन कर दिया। क्या आप लोगों को आरफ का गांव पसंद आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे जिया तो आरफ के गांव को देखकर एकदम खोई गई थी। आरफ कहता है, हेलो जिया, क्या हो गया, सो गई क्या? लेकिन जिया को देखते हैं उसे तो होश ही नहीं है। खैर 1 घंटे ड्राइव के बाद वो लोग पहुंचते हैं वोल्केनो म्यूजियम और उसके अंदर वो लोग जाकर बहुत प्रकार के वोल्केनो को देखते हैं। मतलब कि आज तो जिया का पूरा दिन ही बन गया। और उसके बाद वो लोग उस म्यूजियम को पूरे अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। अब शाम के 6 बज जाते हैं जहां आरफ जिया को लेकर तुरंत अपने घर पहुंचता है क्योंकि उन्हें वापस भी तो जाना था। खैर अब आरफ जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो अपना हाथ धो रही थी और देखने के बाद उसका जो रिएक्शन था ना, एकदम नेक्स्ट लेवल। आरफ तुरंत जाकर बोलता है, अरे परी तुम कैसी हो? तो परी भी देख के बोलती है, आरफ तुम कब आए? और उसके बाद उनके बीच में एकदम हाथापाई होने लगता है। अब दोस्तों मैं बता दूं इसका नाम है परी, जो आरफ की बचपन की दोस्त थी। तभी वहां पर जिया भी पहुंचती है और ये सब देखकर जिया को तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी परी आरफ के बालों में हाथ डालते हुए कहती है, तुम्हारे बाल तो बहुत ही मुलायम हो चुके हैं। तो ये सुन के आरफ भी परी के बाल को पकड़ लेता है और ये सब देखकर वहाँ पे जिया काफी हैरान हो रही थी
क्योंकि उसके बाल में हाथ डालना जिया का भी एक सपना ही था। अब जिया समझ जाती है कि उसको आरव के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि आरव के लाइफ में पहले ही कोई लड़की है और शायद वो लड़की कहीं ना कहीं परी ही होगी। अब आरव उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। सबसे पहले वो परी को बोलता है, परी इससे मिलो, ये है मेरी कोवर्कर जिसका नाम है जिया। और वो उसके बाद जिया से बोलता है, जिया इससे मिलो, इसका नाम है परी जो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद परी आगे बढ़कर जिया से फ्रेंडशिप करती है और बोलती है, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे अब तो हम लोग अच्छे दोस्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन में टोक्यो आने वाली हूँ। ये सुन के सारे लोग हैरान। आरव पूछता है, क्या तू टोक्यो आ रही है क्या? परी बोलती है, कोई शक? मेरा भी एडमिशन हो गया है, मैं भी वहाँ पे कुछ सीखने के लिए आ रही हूँ, तो मैं भी अब तुम लोगों के साथ टोक्यो शिफ्ट होने वाली हूँ। अब ये सुनने के बाद तो जिया समझ जाती है कि कबाब में हड्डी आने वाला है।